नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। जब भी हम आर्मी की बात करते हैं, आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, तो हमें बहुत देशभक्ति से भर देता है। वी ऑलवेज लुक अप टू आवर आर्मी पर्सनल्स। हम हमेशा उन्हें एक गौरव, एक गर्व के साथ देखते हैं। आज एक ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो बहुत जल्द अपना योगदान इंडियन आर्मी में देने वाले हैं। अपने दादाजी, अपने पिताजी, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए शशांक राणा अब पूरी तरीके से तैयार है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। वेलकम शशांक टू स्टडी आईक्यू। Thank you so much, Devanshi, for having me here. It's a pleasure. शशांक ने सीडीएस 2 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 68 हासिल की है। सो प्लीज टू हैव यू शशांक हियर विद अस। Thank you so much, Devanshi. शशांक, हम शुरुआत इसी से करेंगे। हमने बताया कि आप अपने जो फैमिली की लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी जरूर दिव्यांशी। सो मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में सर्व कर चुके हैं, मेरे फादर भी आर्मी में सर्व कर चुके हैं, मेरे दादाजी ने 3 वॉर्स लड़ी हैं। सो एक हमेशा से मेरे लाइफ में एक मोटिवेशन रही है फौज को ज्वाइन करने की। हमेशा से बचपन से मैं अपने फादर के साथ रहा हूँ, डिफरेंट प्लेसेस में रहा हूँ, डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में रहा हूँ एंड मैंने काफी कुछ देखा है। कैंट की लाइफ, आर्मी की लाइफ काफी क्लोजली देखी है। तो एंड बीइंग एन बीबीए में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है, एमबीए में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर का काफी अच्छा टेस्ट देख चुका था अपनी लाइफ में। एंड मैं एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जो प्राइवेट सेक्टर में एक तरह से मैं जब इंटर्नशिप्स करता था तो आई वाज प्रिटी गुड, मैं अच्छा था अपने काम में, बट मुझे वो एक एडवेंचरस एक किक वाली लाइफ चाहिए थी जो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर ने देखी थी। तो हमेशा से मुझे था कि जाना है तो फौज में जाना है। मैंने अपने एनडीए के भी एग्जाम्स दिए, बट उस टाइम में इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में। फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन में उसके बाद मैंने ट्राई किया, 2 बार मैंने अपनी सीडीएस के अटेम्प्ट्स दिए, दोनों बार मैं नहीं कर पाया। मैंने तैयारी अपनी जब फर्स्ट टाइम करके अपनी एग्जामिनेशन दिया, तब मैं काफी चीजें लैक कर रहा था, मेरा बिल्कुल फ्रेश अटेम्प्ट था। तो मैंने देखा कि क्यों मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है। सेकंड टाइम में मैंने और उस चीज को पॉलिश करने की कोशिश की, बट स्टिल कुछ नंबर से मैं रह गया। तो मेरे को रिटर्न में मैंने देखा कि काफी कुछ चीजें हैं जो अगर आप ध्यान से करो, ध्यान से अगर आप अगर आप एक चेकलिस्ट बना के उन चीजों को करो, तो इट इज पॉसिबल कि कोई भी इंसान रिटर्न कर सकता है। एंड मेरे जैसे इंसान जो हमेशा से एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा है अपनी कॉलेज लाइफ में, अपने एकेडमिक्स में, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ कोई भी इंसान कर सकता शशांक, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो रिटन एग्जामिनेशन है वो एक बहुत बड़ा हर्डल है। बट अभी आपने जैसे कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। ऑल्दो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। लेकिन एक जो मेंटल स्टेबिलिटी और एक मेंटल फिटनेस की जरूरत होती है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, शायद आप बहुत सारे लोगों को अभी इंस्पायर कर रहे हैं। शशांक, आपने बताया कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि एग्जामिनेशन क्या मांगता है अगर हम रिटन की बात कर रहे हैं, और कहाँ गलतियां रह जाती हैं, क्योंकि आपने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है। तो मैं पहले चाहती हूँ कि आप उन गलतियों को बताएं और फिर हम बात करेंगे कि उन गलतियों को सुधारें कैसे। जी देखिए, मैं मानता हूँ प्रिपरेशन करते हुए लोग जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं वो सिर्फ बुक्स को पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हैं। लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, लोग नोट्स बनाते हैं तो इतने इतने नोट्स बना देते हैं कि वो किताब जितने ही हो जाते हैं। तो जब रिवीजन करने का टाइम आता है तो रिवीजन करने के लिए भी उनको ऐसा लगता है कि वो किताब ही पढ़ रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, उनको लगता है कि 1 या 2 ही रिविजन्स काफी होते हैं एग्जाम से पहले, जो मैं मानता हूँ बहुत गलत चीज है, क्योंकि हम एक ह्यूमन है। मैं मानता हूँ जैसे एक एवरेज स्टूडेंट को और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में जो फर्क चीज डालती है वो सिर्फ हार्ड वर्क डालती है। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट शायद बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा, वो 1 या 2 बार कोई भी चीज पढ़ के एक तरह से एग्जाम दे सकता है, 90% ला सकता है। बट मैंने देखा कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, चाहे वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट उस चीज को 1-2 बार पढ़ के 90% ला सकता है, बट मैं भी उस चीज को अगर 10 बार पढ़ूं, जो मेरा हार्डवर्क है, 10 बार करूं तो मैं भी 90% ला सकता हूँ।
तो मैंने देखा कि मेरे को मल्टीपल रिविजन्स की बहुत जरूरत होती है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग, हम लोग, हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि हमें एक चीज बार बार बाय हार्ट याद करनी पड़ती है। तब हम, मैं रट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप समझ के उस चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको कोई भी चीज एक अच्छे पीरियड के लिए याद रहेगी। बट आपको उसको समझना पड़ेगा एंड देन उसको बार बार स्टडी करना पड़ेगा। देन मैंने एक चीज नोटिस की कि न्यूज़पेपर पढ़ने की अहमियत बहुत है, होती है हमारी जिंदगी में। एंड ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए नहीं है। आप एग्जामिनेशन क्लियर करो, आप सोसाइटी में बैठो, आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में बैठो, एक न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत की इंग्रेडिएंट है आपकी लाइफ में, और ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक मैं और चीज देखता था कि हम लोग कोशिश करते हैं कि रेफरेंस बुक से एग्जामिनेशन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग भूल जाते हैं कि एनसीईआरटीज बहुत बड़ा डिफरेंस डालती हैं। मैंने बहुत लेट रियलाइज किया कि एनसीईआरटीज का एक बहुत बड़ी अहमियत है एग्जामिनेशंस क्लियर करने में, क्योंकि यूपीएससी हमारे एग्जामिनेशन करा रही है, गवर्नमेंट बॉडी है। एंड जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो, जो 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, जो इतनी इजी हैं, जब आप उनको पढ़ के जाते हो, सारा, ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन दैट इज कमिंग इन द सीडीएस, वो सब कुछ, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमारे एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटीज को अच्छे से अगर आप अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे तो आपका एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। दैट आई विल शो यू। शशांक ने कुछ ऐसे एरियाज बताए हैं जो कई बार आमतौर पे लोग गलती करते हैं, बट अगर आप उनसे सीख ले लेते हैं और गलतियों को एक्चुअली जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन काफी आसान हो जाता है। शशांक, जो पहला पॉइंट आपने बोला था वो रिवीजन का था। जब आप पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो काफी एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नई नई पता हो रही रहती है। दूसरी, तीसरी, चौथी बार उसी चीज को रिवाइज करने में एक बहुत रेजिस्टेंस होता है कई बार। तो उस रेजिस्टेंस को कैसे खत्म करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन है वो रिवीजन है, मल्टीपल रिवीजन है, बट एक डायरेक्शन रिवीजन कितना जरूरी है, एक प्लान रिवीजन कितना जरूरी है? एक प्लान रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जैसे कि आपने कहा कि एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं मानता हूं, अगर आपको रिवीजन करना है, अगर आपको कोई भी चीज अगर आप आज पढ़ते हो, आपको वो एक दिन तक याद रहती है, तो आप कोई चीज आज पढ़ो, देन आप उसको कल फिर से पढ़ो। ठीक है, आपने 2 दिन जब उसको लगातार पढ़ा, वो चीज आपको एक हफ्ते तक याद रहेगी। उसके बाद 7 दिन बाद अगर आप कोई चीज पढ़ोगे, आपको इतनी बोरियत नहीं लगेगी। 7 डेज बाद, जब आप 7 डेज बाद कोई चीज पढ़ते हो, 7 के बाद आप उसको 15 डेज बाद पढ़ो, एंड देन आप उसको महीने में एक बार पढ़ो। एंड जब आप उसको एक बार इस तरह से पैटर्न में 1 महीने तक फॉलो करोगे, उसके बाद आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें हैं जो आप बिल्कुल इजीली याद रख पा रहे हो और कुछ चीजें जो आपको याद नहीं रह रही है। वही रिवीजन में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या चीजें जो हमें याद नहीं रह पा रही है मल्टीपल रिविजन के बाद भी। तो मैं क्या करता था, A4 साइज शीट्स पे मैंने ये 4 या 5 बार रिवीजन कर लिया A4 साइज शीट्स पे, फिर मैं वही चीजें लिखूंगा जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे पता लग रहा है, फिर मैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करूंगा, उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दूंगा, और जो बाकी चीजें हैं मैं उसको महीने में एक बार पढ़ लूंगा, और जो दूसरी चीजें जो मैं बार बार भूल रहा हूँ उस पर मैं थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देके उसको फिर से रिवाइज करता रहूंगा। तो ये एक मैं मानता हूँ चीज है। बोरियत है ऑब्वियसली, बट जब आपको कोई चीज चाहिए, आपको एम चाहिए, तो हमें बोरियत लगनी नहीं चाहिए इतनी, हमें अपना एम देखना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने जो बताया वो था न्यूज़पेपर की रेलेवेंस। न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से समझते हुए। जी, सो दिव्यांशी, न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं। फर्स्ट जो हमारी हेडलाइंस होती हैं वो तो हमें बिल्कुल पढ़नी चाहिए, हेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मैं मानता हूँ हम स्टेट्स वाइज न्यूज़ आती हैं, हम उसको फिर भी छोड़ सकते हैं, बट एक नेशनल न्यूज़ का जो कॉलम होता है जिसमें हमारी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट जो भी हमारी कंट्री में चल रहा है, कुछ इंसिडेंट हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल भी कोई चीज हो रही है, तो हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेशनल रेलिवेंस की चीजें, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रेलिवेंस की चीजें, और तीसरी चीज आती है हमारा स्पोर्ट्स। ये 3 और 4 टॉपिक्स तो हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग छोड़ देते हैं, जिसको हम एडिटोरियल बोलते हैं। एडिटोरियल आपका इतना ज्यादा शायद रिटर्न में इतना महत्व ना दे, बट जब आप एसएसबी में जाते हो तो एडिटोरियल से आपका एक थॉट प्रोसेस, एक ओपिनियन तैयार होता है, और जब आपका एक ओपिनियन तैयार होगा, तो जब आप ग्रुप डिस्कशंस में बैठोगे, जब आप किसी से बात करोगे,
तो आपके पास बहुत मटेरियल होता है बोलने के लिए, एंड आपका एक ओपिनियन जब लोग सुनते हैं, दैट उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो न्यूज़पेपर्स का भी बहुत इम्पैक्ट है। और उसके अलावा आप जब इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो तो इंग्लिश की वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर के रूल्स कहाँ से कैसे लगते हैं, ये छोटी छोटी चीजें, फिर कैसे इंग्लिश को आप आप पढ़ोगे तो आपकी एक फ्लुएंसी भी बनेगी। तो न्यूज़पेपर आप देखोगे तो मल्टीपल तरीकों से आपके काम आ सकता है, तो न्यूज़पेपर की भी बहुत अहमियत है। जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की आप बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ उसको आप थोड़ा इलाबोरेट करें कि कैसे एग्जामिनेशन में टिप्स एंड ट्रिक्स काम करेंगी। जी, दिव्यांशी, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने देखा कि मैं हमेशा पढ़ के चले जाता था, मुझे ये नहीं पता था कि क्या चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्या चीज़ पे कम फ़ोकस करना चाहिए। तो हमारा जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा है, और जो जिस पार्ट से एग्ज़ामिनेशन आने वाला है वो सिर्फ़ इतना है। तो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि हमें इतने में से इतना कैसे निकालना है, और उसमें से भी इतनी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं एक टिप जो सबको देना चाहूँगा, जब आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, सीडीएस भी जब आप प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, पिछले 5 साल के। टोटल 10 पेपर्स बनेंगे, आप उसको बैठ के सॉल्व करिए। लोग सोचेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने तो पढ़ाई नहीं की है, ये है, वो है। जो यूपीएससी सीडीएस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 10th लेवल तक का होता है, और हार्डली 11th तक वो जाता है। तो इतना तो हम सबने कुछ ना कुछ पढ़ाई की है। तो क्यों ना हम देखें कि हमें उसमें से आता कितना है। हम उसमें से देखें कि हमारे कौन से सब्जेक्ट्स, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, उसमें से हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जब आप 2, 3, 4, 5 साल के पेपर सॉल्व करोगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार मेरी तो हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरी तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। मैं कॉमर्स स्टूडेंट था तो मुझे रियलाइज हो कि मेरी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। मेरा फ्रेंड है वो एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, उसको रियलाइज हुआ उसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमने वो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो जब आप रियलाइज करोगे कि आपकी ये चीजें बहुत अच्छी हैं, तो आप उस पे अपना थोड़ा कम एफर्ट डाल सकते हो, और जो आपके वो एरियाज हैं जो जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आप उस पे ज्यादा टाइम डाल सकते हो। तो आपको एक ये बहुत मेजर चीज, आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ ज्यादा टाइम फोकस करने की जरूरत है। उसके अलावा आप नोटिस करोगे कि एग्जामिनेशन का मेजर चंक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से काफी एग्जाम आता है, आपको उसका बहुत एक आइडिया लगेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको तब पता लगेंगे जब आप मल्टीपल एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करोगे, आपको पता लगेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से उठ के सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, एंड बार 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 आ रहे हैं, बी एड केमिस्ट्री, बी एड फिजिक्स, बी एड। तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, आप उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, उसके अच्छे से वीडियोस देखिए। हमारे यूट्यूब पे, स्टडी आईक्यू पे इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतना ज्यादा मटेरियल है। हम एनसीईआरटी से पढ़ के, इन वीडियोस को देख के उन चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ इस चीज पे अगर हम फोकस करें तो भी हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत टॉप नॉच रख सकते हैं। एंड इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी, कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको पता लगता है कि कौन से टॉपिक का क्या रेलिवेंस है। कभी आप देखोगे कि एक टॉपिक के काफी डायमेंशंस होते हैं जिससे आपको लगता है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट आप देखोगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनसे एक ही टाइप ऑफ डायमेंशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप फोकस करोगे कि आप वो एक या दो ही डायमेंशन पढ़ो, एंड बाकी चीजों को आप निग्लेक्ट कर दो। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं मानता हूँ आपको फॉलो करनी चाहिए। शशांक, आपने पहले भी रिटन एग्जामिनेशन दिया है जिसको आप क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन शायद वही एक स्टेपिंग स्टोन भी बना। कहते हैं ना, फेलियर्स लीड्स टू द सक्सेस। तो आपके केस में तो वो बिल्कुल हुआ, क्योंकि जिस तरीके से आप लूप होल्स बता रहे थे कहाँ रह जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके ही आप आगे बढ़े हैं। अगर हम इस अटेम्प्ट की बात करें, उन चीजों को कैसे रेक्टिफाई किया, और जो भी चीजें आपने एक्यूमुलेट की पूरी प्रिपरेशन के दौरान, डी डे के दिन जब एग्जामिनेशन है, तो उसको टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी कैसे डिलीवर करना है। जी, मैं मानता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि आपने बोला फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स को काफ़ी कंसाइज़ रखा, काफ़ी बड़ा नहीं रखा। नोट्स काफ़ी छोटे होते थे मेरे, एंड जब तक स्टार्टिंग में मैं एक रेफरेंस टाइप नोट्स बना लेता था, वो थोड़े बड़े होते थे, और जैसे मेरी एक मेरा लास्ट का 1 महीना होता था ना, मैं नई चीज़ें पढ़ना छोड़ देता था। मैं सिर्फ़ वो चीज़ें पढ़ता था जो मुझे रिवाइज़ करनी है बार-बार।
तो मैं क्या करता था कि जो टॉपिक्स मैं बार-बार भूल रहा हूँ ना, मैं ए4 साइज़ हर एक सब्जेक्ट की एक ए4 साइज़ शीट लेता था, उसपे मैं वही चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए लिखता था, जो मैं बार-बार भूल जाता हूँ। तो एग्ज़ाम से पहले सिर्फ़ मेरे पास वो 6 या 7 पेजेज़ होते थे, जो मुझे रिवाइज़ करने हैं बार-बार। उसके अलावा मैं मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करता था। काफ़ी बुक्स आपको दिख मिलेंगी मार्केट में जिसमें जनरल साइंस की एंड इंग्लिश की आपको एंड मैथ्स के, जिसमें हर टाइप के एग्जामिनेशन के जम्बल्ड अप से क्वेश्चंस होते हैं। सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सिविल सर्विसेज भी हो गया। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपको एक आंसर मार्क करने की भी टेक्निक आ जाती है, आपको पता लगता है। एंड जब आप इतने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक की कितनी रेलिवेंस है। तो मैं एक ये चीज बहुत करता था कि मैं लास्ट के 1 महीने में सिर्फ रिवीजन करता था एंड ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। रिवीजन, ढेर सारे क्वेश्चन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये मैंने डी डे पे बहुत मेरे काम आई है। शशांक, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू ने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था एंड काफ़ी चीज़ें मुझे न्यूज़पेपर से नहीं समझ आती थी, स्टडी आईक्यू मुझे वो सारे टॉपिक्स पढ़ने में एंड समझने में काफ़ी हेल्प करता था। मैं काफ़ी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटीज़ को पढ़ के जब मुझे कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं स्टडी आईक्यू में, जो आपको हेल्प करते हैं एक बहुत ही ईज़ी वे में वो सारे टॉपिक समझने में। कुछ एनिमेटेड वीडियोज़, पिक्चर, ग्राफ्स, कितने अच्छे स्टडी मटेरियल्स के साथ स्टडी आईक्यू आपको हेल्प करता है हर एक चीज समझने में। शशांक, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। कुछ फाइनल टिप्स, ट्रिक्स आप देना चाहेंगे जो भी अभी अपीयर होने वाले हैं एग्जामिनेशन में? जी, ज़रूर दिव्यांशी। जैसे कि अब हार्डली कुछ ही दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता ही लगा लीजिए आप बचा है। तो मैं मानूँगा कि मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अब आप कुछ भी नया पढ़ना छोड़ दीजिए। जितना हो सके आप उतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, जितना हो सके आप जो वो चीज़ें रिवाइज़ करिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी पिछले रिविजन्स में, और जितना हो सके आप फालतू नई चीज़ें ना पढ़ें, पुरानी चीज़ों पे ही फोकस करें। थैंक यू सो मच शशांक फॉर जॉइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू अस। आपकी पूरी जर्नी, पूरी जो भी रिटन के लिए आपने एडवाइस दी है, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प all the aspirants a lot. Thank you, Shashank, and the entire team wishes you good health. Thank you.